अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप लोग उठ चुके होंगे, अपने दिन का, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे और थोड़े से मायूस होंगे। जहां पर हमें सियासत के हवाले से कोई अच्छी खबर कम ही सुनने को मिलती है, वहां पर उम्मीद ये होती है कि खेल के मैदान से कोई अच्छी खबर होगी, अच्छी इंटरटेनमेंट होगी, पाकिस्तान टीम की जानिब से अच्छी एफर्ट होगी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये जो टेस्ट क्रिकेट सीरीज है वो इंग्लैंड ने जीत ली है, अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान को इसमें शिकस्त हो गई। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ने जो शिकस्त है अनवार वो तस्लीम की। उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं और मिस्टेक्स को जो है वो आइंदा बेहतर किया जाएगा। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, अब गलतियों का एतराफ करना। पाकिस्तानी जो इंग्लैंड की टीम है वो नहीं जीत रही, हम जानबूझकर ऐसा लग रहा है हार रहे हैं, या हमारी जो हिकमत अमली है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से एग्रेसिव जिस तरह से खेल रहा है इंग्लैंड, हम देख रहे हैं बारहा हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, पहली टेस्ट सीरीज में देखा, उन्होंने टेस्ट सीरीज को T20 में तब्दील कर दिया। और अभी भी यही हो रहा है कि हमने उनको एक छोटे स्कोर पर महदूद भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस जो रन उनकी तरफ से दिए गए हम उनको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। जो हमारे बैट्समैन हैं वो एक लंबी पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे। शकील की थोड़ी सी उनको एप्रिसिएशन मिल रही है कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, बट वो हमें फिर भी अगर मैच नहीं जिता सका तो ऐसी कारकर्दगी को हम कहां लेके जाएंगे। कप्तान की कारकर्दगी कहां है, टीम की कारकर्दगी कहां है? ना बैटिंग चल रही है, ना बॉलिंग चल रही है, ना कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। सीरीज मैच पर मैच हम हारते जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान अब हम टेस्ट सीरीज के लिए क्या बिल्कुल ही ठीक है? अनफिट के भी मसाइल है, सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी अनफिट हो गए एंड टाइम पे, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स का शिकार इस वक्त पाकिस्तानी टीम लेकिन जो दोनों टेस्ट हम हारे हैं वो हम बैट्समैन की वजह से हारे हैं, हम बाद में रन चेज नहीं कर सके। और ये टेस्ट तो कंप्लीटली ऐसे ही कहा जा रहा है कि इब्रार वर्सेस इंग्लैंड की टीम था कि उन्होंने 11 खिलाड़ियों को आउट किया, तो बाकी जो प्लेयर्स थे वो खाना पूरी कर रहे थे, उनकी जानिब से परफॉर्मेंस दी ही नहीं जा रही। अब जो तीसरा होगा टेस्ट मैच हो के, अब सीरीज तो इंग्लैंड के नाम हो चुकी है, बट उम्मीद है शाहीनों से कि वो कम से कम अच्छा परफॉर्म करें, लड़े, एटलीस्ट फाइट करें, स्ट्रैटेजी के साथ जाए मैदान में और अच्छी क्रिकेट देखने को, क्रिकेट शायकीन को मिले। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे, जरूरी है वो भी, उस पर तजियाकार से भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत, इमरान खान की मजीद दूरियों की धमकी, फिर असेंबलियां तोड़ने की यकीन दहानी, क्या बात मानेंगे परवेज इलाही? सूबों का फंड्स न मिलने का एतराज कितना दुरुस्त है? पाक अफगान सरहद खुलते ही बलूचिस्तान में फायरिंग का वाकया, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस मामलात को क्यों बिगाड़ रही है? पाकिस्तान का एहतजाज कितना पुरअसर होगा? फुटबॉल इख्तिताम की जानिब गामसन, अरब ममालिक मराकश की खुशी पर शातमान, क्या मुस्लिम ममालिक ने मराकश से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं? मजे के पेच, पहले मैच में बैटर्स, दूसरे मैच में पेसर्स ने शाहीनों को तिगनी का नाच नचा दिया। कौमी टीम की शिकस्त की वजूहात क्या है? रक्स, पावा और गधा पाकिस्तान में वायरल होने के अंदाज बदल क्यों गए? दुल्हे ने दुल्हन को गधे की सलामी क्यों दी? और इसके साथ साथ प्रोग्राम में और बहुत कुछ होगा। आपकी स्किन के हवाले से बात करेंगे, और सर्दियां आती हैं, विंटर्स आते हैं, स्किन के मसाइल भी बढ़ जाते हैं, हेल्थ के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, टिकटॉक पर भी क्या बैन लगने वाला है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कशन होगी, लेकिन सबसे पहले अनवार हम रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का, जिसमें आए रोज कोई ना कोई हलचल रहती है। तो जहां पर मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी है, एक जानिब बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, खान साहब ने भी डेडलाइन देनी है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, ये एक मुअम्मा बना हुआ है। जल्द इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, पंजाब की सियासत का क्या होगा? तो ये अब सारी जो गहमा गहमी है ये बढ़ती हुई अनवार दिखाई बिल्कुल। और स्टांस यही रखा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा है, और हुकूमत की भी जो सिचुएशन है वो इस मामले पर ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत भी टाल मटोल का शिकार है, मुआशी मामला जो है वो हुकूमत नहीं इस वक्त संभाल पा रही। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि सागदार वापस आएंगे तो मईशत बेहतर होगी, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल का भी जो रेट है वो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद एक बार फिर से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की दावत दी है। और जब तक ऐसा इनिशिएटिव, ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया गया है। और
प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि अना की सियासत ना की जाए, बल्कि जो मुल्क की मुफाद के लिए बेहतर है वो फैसले किए जाए, अना को पीछे रखकर। तो वेल डन पीएम साहब। लेकिन अब खान साहब जो है वो इस पर उनका रिस्पॉन्ड क्या है इस वो पर देखते हैं। मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। और ये हमने जब पॉलिसी बनाई थी, हमने मिसाल दी थी कि सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस। अच्छा अनवर, ये खान साहब के स्टेटमेंट, जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो हमने आपके साथ शेयर की। अब खान साहब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी जो गुफ्तगू कर रही हैं, बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई नो हिम, हाफिज़ कुरान है, अच्छे हैं, तो खुदारा मतलब खुदा के वास्ते बिल्कुल चलेंगे, खुदा के वास्ते भी देना शुरू हो गए हैं कि मुल्क के बारे में आप सोचें। और वहीं पर जो इससे पहले जो कमर जावेद बाजवा साहब ने उन पर तनकीद करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन उम्मीदें वाबस्ता उन्होंने जो अभी करंट मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनसे उन्होंने बांधी हुई हैं। तो ये तो आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की मेज पर खान साहब से मिलने को जो दावत दे रही हैं ताकि मुल्की मुफाद की खातिर कुछ बात की जाए, वो क्या कह रहे हैं वो आपके साथ इस वक्त शेयर करते हैं। अपने मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हम तमाम अपने इख्तिलाफात भुला सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। 3 साल इसको वो लैतो लाल से काम लेता रहा ये दिल्ली में, और फिर बिलाखिर अल्लाह ताला की बेपाया फजल करम से मैं तो इस लायक नहीं हूँ। किस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने फिर गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी मांगी। ये जो एक इंतहाई घटिया हरकत की, घटिया तरीन के खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान न्याजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया, और मौसम कुछ है, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करें। कल इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसकी टाइमिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उससे चंद घंटे कबल ही हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और पंजाब और आज़ाद कश्मीर के जो वज़राए ख़जाना हैं, उन्होंने वफाकी हुकूमत पर फंड्स रोकने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। और ये कहा गया है कि जब अदायगी के लिए जो डेडलाइन है वो 1 जनवरी की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान यहाँ तक भी कह रहे हैं कि सूबा दिवालिया होने जा रहा है, और वज़ीर आला जी भी ये कह रहे हैं कि तनख्वाहों के पैसे उनके पास मौजूद नहीं। बिल्कुल ये दुहाई दी गई है उनकी जानिब से। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के वज़राए ख़जाना भी इल्ज़ाम तराशी में अनवार पीछे नहीं हट रहे हैं, और इल्ज़ाम तराशी की ही सियासत हम हर जगह देख रहे हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगानी ने विफाक को फंड्स दबाने के अलावा जो ग्रेटर थल कैनाल प्रोजेक्ट है उसके लिए कर्ज लेने में रुकावट भी करार दी है। अच्छा, फिर तहरीक इंसाफ की जो चारों हुकूमतें हैं उन्होंने कहा कि जो बकाया जात की अदायगी है उसका तरीक़ाकार तय करने के लिए विफाक के साथ मिल बैठने को तैयार है। साथ ही उन्होंने धमकी भी दे दी है कि जो मुतालबात हैं अगर वो ना माने गए तो अपने अपने अवाम को विफाकी दारुल हुकूमत लाएंगे। विफाकी हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है। ये टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इमरान खान की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट फिर सामने आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन इमरान खान मुज़ाकरात करते दिखाई नहीं दे रहे। जो वज़राए आला और वज़राए ख़जाना की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई वो एक बार सुन लेते हैं। ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। मैं आज सिर्फ उसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। अब हम लोगों के साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और हम स्ट्राइक करेंगे इनको लग पता जाने। हम गिलगित भर में पूरी जीबी में स्ट्राइक करेंगे, और फिर हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड पे। मुझे बताएं कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? क्या हमें इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि आप आज़ाद हुए 1947 में और हमने आपके साथ 1932 में अपना इल्हाक कर दिया? हम इस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? क्या हमारे साथ ये सुतीली माँ का सलूक आप इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ कहीं पहुँच नहीं सकती?
आपके तवस्सुत से फेडरल गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम 5वें माह के बाद 6ठे माह की तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। आज़ाद कश्मीर का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारा एक ईमान का जुज़ है कि किबला अव्वल के बाद हमारा किबला सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा हमने कभी किसी पर रिलाई नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी गवर्नमेंट आके बैठ गई कि जिसने आके उन लोगों को जो बाय चॉइस पाकिस्तानी हैं उनके ईमान को भी शेक करने की कोशिश के साथ उसके ताउन जो लेवल है वो बहुत ही कम है। एज इफ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। इस तरह की जो है रवैया वफाकी हुकूमत ने रखा हुआ है और माली मामलात में तो ख़ास तौर पे वो बिकॉज निज़ाम हमारा ऐसा है कि महसूलात इकट्ठी होती हैं वफाक में और हर सूबे को NFC के तहत अपना हिस्सा मिलता है। मुख्तलिफ जो अग्रीमेंट्स हैं उनके तहत सबका अपना हिस्सा है। ये कोई वफाकी हुकूमत हम पे एहसान नहीं करती, ये हमारा हिस्सा है जो कि हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। अच्छा अनवर, हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तय पाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेरे सदारत रावलपिंडी के जो अरकान असम्बली हैं उसके इजलास में पहले मरहले में पंजाब असम्बली तोड़ने का फैसला किया गया। परवेज़ इलाही ऑब्वियसली मरकज़ी निगाह है, वो यू टर्न लेते हैं नहीं लेते हैं। दो कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो परवेज़ इलाही हैं उनकी सियासत का भला इसी में है कि वो खान साहब के साथ खड़े रहे और सही के बड़ा उन पर ट्रस्ट भी है। तो बहरहाल जो PTI के अरकान कौमी असम्बली है ईवान में वो दोबारा पेश होकर इस्तीफे देंगे और जो इतलात हैं वो ये भी सामने आ रही कि PTI मुल्क में जारी एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला कर रही है। बिल्कुल, और जरा ये कह रहे हैं कि दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ी जाएगी और रावलपिंडी के तमाम अरकान कौमी असम्बली से भी दोबारा इस्तीफों के फैसले की तौसीक कर दी गई है। इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार रिजवान रजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहबाज शरीफ हम देख रहे हैं पहले भी बहुत बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं इमरान खान को, एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए। आपको क्या ऐसा लगता है इमरान खान टेबल पर बैठेंगे, जो अना की सियासत वो कर रहे हैं उससे वो हटेंगे? बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे सुबह सुबह इस प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया, दावत दी। देखिए शहबाज शरीफ हों या PDM हों, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की वो दावत नहीं है, वो PDM की दावत है और ये एक पॉलिटिकल मैनूवर है क्योंकि इमरान खान साहब एक पोजीशन ले गए हुए हैं और वो पोजीशन ये है कि सिर्फ वही पाक साफ सादक और अमीन और पवित्र हैं और बाकी सारे चोर हैं, करप्ट हैं और लुटेरे हैं और वो लूट के खा गए हैं और लिहाजा मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। इसकी अमली मिसाल हमें उनका 3 साल 7 माह का जो इक़्तिदार है वो नजर आता है, जिसके अंदर उन्होंने अब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। यानी पूरे 3 साल 7 माह के अंदर एक दफा हाथ मिलाने की तस्वीर है उनकी आपस में। और वो ऐसा रास्ता अपनाया करते थे इमरान खान साहब कौमी असम्बली में अपनी सीट तक पहुंचने के लिए कि जहां पे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को अवॉइड कर सकें। वैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कितने दिन ही गए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो प्रायोरिटी नहीं होती, बदकिस्मती है। हमें और आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इनकी तवज्जो दिलानी चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आपकी इज्जत भी पार्लियामेंट की वजह से ही है। ताहम वो अब एक स्टैंड ले गए हुए हैं, एक जगह पे चढ़ गए हुए हैं या एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो उससे उतरने को तैयार नहीं है। जो राब्ते होते हैं हुकूमत के साथ, जो मुज़ाकरात होते हैं, तो उसमें भी वो अपनी 3rd टियर 2nd टियर के लोगों को भेजते हैं और 1st ईयर के लोग उनके नहीं जाते मुज़ाकरात के अंदर। यही वजह है कि ये एक PDM ने बजरिया शहबाज शरीफ एक पॉलिटिकल मनूवर किया है कि कहें कि जनाब हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब हैं जो इसके अंदर रुकावट बने हुए हैं और वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। और ज़ाहिर इमरान खान साहब को बहुत कुछ गिव इन करना पड़ेगा मुज़ाकरात के ऊपर बैठने के लिए। तो यूं जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है दोनों तरफ से। यस, अगर इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत का ब्लफ कॉल करना चाह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं असेंबलियों की तहलील के लिए पहले 10 दिसंबर की तारीख दी गई, अब हम देख रहे हैं कि 20 दिसंबर की तारीख दी गई है। जो डेट्स हैं उनको लेकर भी कंफ्यूजन देखने में आ रही है इस वक्त PTI में। असेंबली की तहलील से आप क्या समझते हैं, इमरान खान को क्या नुकसान हो सकता है?
देखिए, हमें ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपकी दूसरी बात जो है वो मैं पहले ले लेता हूँ। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो क्या हो जाता है। इस वक्त प्रोटोकॉल लगा हुआ है, सैकड़ों जो लोग हैं पंजाब पुलिस के, केपी पुलिस के, वो उनकी हिफाजत पे मामूर हैं। अगर वो दोनों पंजाब और केपी असम्बली जो है वो डिसॉल्व करते हैं, तहलील करते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे। फिर तो साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल है ना, वो ये वाला प्रोटोकॉल तो खत्म हो जाएगा अजाफी। फिर पंजाब हुकूमत का तैयारा उनके जेर इस्तेमाल है, वो खत्म हो जाएगा। हेलीकॉप्टर केपी के हुकूमत का उनके जेर इस्तेमाल है, वो वापस चला जाएगा। और जो एक पनाह मिली हुई है और बहुत सारे 40 के करीब केसेस जो हैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ मराहिल में हैं, और ये मेरे और आपसे ज्यादा इमरान साहब को खुद जाती तौर पे पता है जी। 3 से 4 केसेस उनकी अदालतें चढ़ गए हुए हैं, और 40 के करीब केसेस जो हैं उसके अंदर ये तोशाखाना का घड़ियों वाला केस भी है, और इसमें ही से ही बहुत सारे अंडे बच्चे निकल रहे हैं। तोशाखाना वाले केस में से बहुत सारे रिजवान चौधरी बरादरान के हवाले से भी उनमें अब कुर्बतों की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं, तो आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं उसी तरीके से उनका साथ देंगे या यू टर्न ले लेंगे? देखिए, अगर आप मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी इनसे दूर जा चुके हैं, और अब देखिए ना पंजाब के अंदर जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ FIR का दर्ज हो जाना, फिर KPK में DI खान में 8 दिसंबर को शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, कानून की खिलाफ वर्जी है। एक जुर्म पे एक FIR दर्ज हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। जिस तरह पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा, जिस तरह कल सिंध हाई कोर्ट ने कहा, और मेरा मतलब है कि उसी तरह की अब एक रोटेशन जो है वो इनकी चलने लगी है कि इनके खिलाफ भी मुख्तलिफ जगहों पे FIR दर्ज होंगी, फिर पुलिस लेके इनको मुतलका जगहों पे जाएगी और इनका जो है वो रिमांड करवाएगी। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर उनके इत्तेहादी उनके साथ होते, इवन कि उनकी हुकूमत उनके साथ होती, तो क्या ये हो सकता था कि उनके खिलाफ ये शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज होती? नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब है कि उनके इत्तेहादी जो है उनसे अलग हो चुके हैं। ठीक है रिजवान साहब, फर्दिश के मामले पर हमने कल देखा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं उस कहानी की क्या हकीकत है? जिस तरह से वो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट होने का खदशा है सूबे का, और इसमें वफाक को कितना जिम्मेदार समझते हैं आप? देखिए, बात ये है कि ये इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन के साल के अंदर हुकूमतों की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट फंड दे, लेकिन नेचुरल सी बात है होनी चाहिए। इसलिए वो अपनी ओवर स्ट्रेचिंग करती हैं फंडिंग के अंदर। जैसे आप देखें ना, 100 अरब रुपया सिर्फ गुजरात डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी हो गया, ठीक है ना। अब ये 100 अरब रुपया जारी नहीं होना था आमलात में, हो सकता है कि 10-20 अरब रुपए से काम चलाया जाता ना। इसी तरह केपी के आप अब इलेक्शन ईयर में एंटर हो चुके हैं। आप ये बात जहन में रखिए कि ये इलेक्शन ईयर है, ये 5वां साल है इस असेंबली का, और अगले 10 से 11 महीने के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैक्सिमम यही होगा ना। अगर मार्च अप्रैल में इमरान खान साहब के मुतालबे के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होंगे, तो फिर अक्टूबर तो 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर ही डेट निकलती है ना इलेक्शन की, अगले इलेक्शन की। तो अगले 10-11 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 10 महीने में भारत, और उन 10 महीनों के अंदर जो है वो इस कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं खान साहब। एक जानिब वो मुल्की मुआशी बहरान के हवाले से बात करते हैं, मुल्क के टूटने के हवाले से बात करते हैं, और दूसरी जानिब सूबों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सरबराह तहरीक इंसाफ क्या कहना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब जो हैं वो बस यही चाहते हैं। वो एक साहब लाहौर देखने आए, तो वो लाहौर से जब वापस गए तो किसने पूछा उनके मोहल्ले में, जब वो बैठे दोस्तों के साथ, कि बताओ लाहौर कैसा था? तो उन्होंने कहा या डूब गया होगा या डूबने वाला होगा। तो वो दोस्त जो थे परेशान हो गए, उन्होंने कहा वो क्यों? तो फरमाने लगे कि वहां पे सड़क के किनारे एक पानी की टूटी लगी हुई थी, वो मैं खोल आया था,
तो लाहौर या तो डूब गया होगा या डूबने वाला होगा। इमरान खान साहब का भी यही ख्याल है कि या मुल्क डिफॉल्ट कर गया होगा या करने वाला होगा। पिछले 9 महीनों के अंदर कभी ये श्रीलंका बना रहे होते, कभी ये यहाँ पे खाना जंगी करवा रहे होते, कभी ये मुल्क डिफॉल्ट करवा रहे होते हैं। हम 22 करोड़ से जायद आबादी का 50% के करीब नौजवान आबादी वाला मुल्क है। हमारा डिफॉल्ट कोई इतना आसान नहीं है। हम एक जजीरा नुमा श्रीलंका नहीं है, 2.25 करोड़ 3 करोड़ आबादी वाले जी। हम 22 ठीक है रिजवान से आर्मी चीफ से हम देख रहे हैं कि अमर बिल मारूफ पर चलने की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं इमरान खान, और साथ ही साथ कैसे देख रहे हैं नए आर्मी चीफ से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इमरान खान की? जी मैं इससे पहले एक लाइटर नोट के ऊपर देखिए, अमर बिल मारूफ के साथ ही वह नही अनिल मुनकर भी आता है। तो अगर उन्होंने नही अनिल मुनकर आगे से इमरान खान साहब को कह दिया तो फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा। ठीक है, तो अमर बिल मारूफ जो है वो बेसिकली एक एप्लीकेशन थी इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को, वो जो वक्तन फक्तन देते रहते हैं कि उनको उन्हीं सहूलियात से सरफराज कर दिया जाए जिससे वो पिछले 10 साल सरफराज रहे और प्रोजेक्ट इमरान खान के हिस्से के तौर पे वो चल रहे थे। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि वहां से मुसलसल यही सदा है कि हमें आपसे कुछ लेना नहीं, ना आपको कुछ देना है और हम न्यूट्रल हैं, आप अपनी सियासत खुद कीजिए और हमें अपना काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तो जो एहतजाजी तहरीक है उसको अब इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कितना जैसे कि हम पूरी मंजरनामे में देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, प्लस जो बढ़ती हुई महंगाई है अवाम उससे पिस रहे हैं, तो कितना नुकसान होगा इत्तेहादी हुकूमत को इससे? देखिए कल ही अभी इप्सॉस का सर्वे आया है और उस सर्वे के अंदर जो है वो जो फरवरी का सर्वे था अगर उसका मुकाबला किया जाए तो उस वक्त 78% या नहीं सॉरी 85% के करीब लोगों का ख्याल था कि मुल्क की इकॉनमी की डायरेक्शन दुरुस्त सिमत में नहीं है। और आज वो सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि 55% लोगों का ख्याल है कि मुल्क की डायरेक्शन जो है इकॉनमी की डायरेक्शन वो दुरुस्त सिमत में नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्टिमिज्म में इजाफा हुआ। अच्छा, फिर उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल से मायूस लोगों की तादाद के अंदर 4% कमी हुई है। वो मैं डिटेल में जाके डाटा नहीं दे सकता कि वो कहां से कहां आई है, लेकिन पाकिस्तान के तो ऑप्टिमिज्म है एक छोटा सा। यस, ये महंगाई डैमेज करने जा रही, बहुत बुरी तरह डैमेज करेगी पीटीआई को, और सॉरी पीटीआई को नहीं, पीडीएम को, पूरी पीडीएम की इलेक्शन कैंपेन को ये हांट करेगी ये महंगाई। अगर ये इसलिए तो ये जल्दी इलेक्शन से डर रहे हैं। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ एक और भी बात मद्देनजर रखिए, जहां तक इलेक्शन की बात है तो जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उन इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई, इनके कारकुन ताज़ा दम होंगे, उनकी एनर्जीज अभी कायम होंगी और इमरान अहमद खान न्यारी साहब जो हैं वो अपने कारकुनों की एनर्जी जाया कर चुके होंगे ये धरनों के अंदर, मार्चों के अंदर। और आखिरी मार्च का तो हमने हशर देख लिया ना कि पहले वो किस्त धूम अपना तुरब क्या कहते हैं। ठीक है, मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी काम बहुत ज्यादा जरूरी है। सीनियर तजियाकार रिजवान रजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और सियासी इस्तेहकाम भी तभी आएगा जब मुज़ाकरात की टेबल पर तमाम जमातें बैठेंगी। इंतखाबात के हवाले से भी यही कह रहे थे कि इंतखाबात होते हुए फिलहाल इमरान खान की डिमांड पर दिखाई नहीं दे रही है। जो भी हो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रुख करेंगे बलूचिस्तान के इलाके चमन का, जहां पर शहरी आबादी पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से तोपखाने से गोला बारूद और मोटर गोलों समेत भारी हथियारों से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। इस अफसोसनाक वाकये के नतीजे में 7 शहरियों के शहीद और 62 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, और ये चंद रोज में ये दूसरा ऐसा वाकया है। बिल्कुल दूसरा ऐसा वाकया है। 3 माह के दौरान मेरे ख्याल से गालिबन ये 2 माह में 3 बार अनवार ये हमला किया गया है।
12 शहरी जिनको तिब्बी इमदाद के बाद उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया। जो हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से कुछ अफराद नामुकम्मल दस्तावेजात की वजह से ये ख्वाहिशमंद थे कि वो पाकिस्तान एंट्री हासिल करना चाह रहे थे और पाकिस्तानी एहलकारों के रोकने पर अफगान फोर्सेस मुश्तिल हो गई और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ऑब्वियसली। फिर दूसरी जानिब जो तर्जुमान तालिबान हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि सरहद पर होने वाले वाक़े के बारे में मुतल्लिका हुकाम तफ्तीश करें, बहरहाल जो मजीद तनाव है उससे गुरेज किया जाए। अच्छा, अब इस पूरे वाक़े के बाद जो पाक अफगान बॉर्डर यानी कि बाबे दोस्ती है उसको हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद करके दो तरफा जो तिजारत है वो मुअत्तल की गई थी, जिसे गुज़श्ता शामनवार दोबारा खोल दिया गया है। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी चमन बॉर्डर पर तालिबान के अफगान बॉर्डर फोर्सेस की तरफ से शेलिंग और इसके नतीजे में निस्फ दर्जन पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत और एक दर्जन से ज्यादा जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी मजम्मत भी की गई है। और मुतालबा इस वक्त यही किया जा रहा है कि ऐसे उठाए जाएं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात बिल्कुल भी किसी सूरत पेश नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन बॉर्डर पार जो सूरत हाल है वो क्यों एकदम से चेंज हो जाती है, तशवीशनाक हो जाती है कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो 6 शहरी शहीद हुए हैं, 12 अफराद जख्मी हुए हैं। तो इस तरह के वाक़यात रिपीट नहीं होने चाहिए। तजियाकार ताहिर खान ने मैं ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि 2 माह में 3 बार चमन बॉर्डर पर यह वाक़या पेश आया है। तिजारत का एक बहुत बड़ा रूट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, बार बार इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। 2 महीने में नहीं, 1 महीने में, क्योंकि वो दूसरा कोई नवंबर के मिड में हुआ था और ये कल परसों हुआ है। तो वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि उस साइड पे शायद निज़ाम इतना मुनज़्ज़म नहीं है कि वो ये जो हमारी सरहद है ये 2600 किलोमीटर है, इसमें कभी कभी ये वाक़यात होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि अगर कोई वाक़या हुआ भी, जिस तरह आपने कहा कि स्मगलिंग की कोशिश हो रही थी, बाद में फायरिंग हुई, लेकिन माजी में भी फायरिंग होती रही, लेकिन कभी शहरों पे इस तरह के मोटर और तोप के गोले माजी में कभी नहीं आए। और इस तरफ कौन है? इस तरफ भी पश्तून है, चमन में और अफगान साइड पे भी, वहाँ पे भी स्पिन बोल्दक में पश्तून एक ही लोग हैं। तो तालिबान को सोचना पड़ेगा कि अगर कोई मसला आता भी है तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तानियों के साथ बैठे, क्योंकि सरहद पे हर वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री साइड पे भी है, उस साइड पे भी उनके सिस्टम होगा जी। तो ये अच्छा नहीं हुआ और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो बढ़ेगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान के करीब समझा जाता है, उसके बाद 1 माह में आप हमें करेक्ट कर रहे हैं कि 3 बार इस तरह से ये संगीन वाकयात हुए हैं। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए पाकिस्तान की जानिब से क्या कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, जिस तरह ये इस कल वाले वाक़े से पहले वाला जब हुआ था जी, तो एक तालिबान का बंदा आकर के बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद के करीब खड़ा था और वहां पर कोई जो CCTV फुटेज आई थी वहां कोई वाक़या भी नहीं हुआ था, और उसके बंदे ने फायर करके हमारे एक फौजी को शहीद किया था, 2 फिर जख्मी हुए थे, और अभी तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। उन्होंने वादा किया कि तहकीकात होगी। तो ये मसला है कि जिम्मेदारी उनकी ज्यादा इसलिए बनती है कि अफगानिस्तान से लोग आते हैं बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से नहीं जाते, और चमन जो सरहद है उस पर अभी तक वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम भी जिस तरह के तोरखम पे है उस तरह वहां पर निजाम भी नहीं बना। तो और पाकिस्तान चाहता है कि अगर आप बगैर पासपोर्ट के भी आते हैं तो आपकी वहां पे रजिस्ट्रेशन होगी, आपका पूरा डेटा वहां पर रख लिया जाएगा। तो कभी कभी इस पे भी वो नाराज होते हैं। तो जिम्मेदारी अगर हम इसको देखें तो काफी हद तक उस साइड पे है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस तो हुआ है, आपने तो फायर करनी है जवाब में, लेकिन इस तरफ से फायर पे मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हुए। कैजुअल्टीज ज्यादा हमारे साइड ठीक है, लेकिन ताहिर साहब बहुत अहम तिजारती रास्ता है ये, तिजारती क्रॉसिंग है ये चमन बॉर्डर। आप किस तरह से देख रहे हैं हालिया महीनों में पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की बरामदात हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, और ये रास्ता जो है ये हमलों की जद में है। कौन से ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं होने देना चाहते, या फिर ये जो बरामदात है इसको रोकना चाहते हैं? कुछ अनासिर तो होते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान माजी में भी कोशिश की है, अब भी करते होंगे, और मुस्तकबिल में भी उनका यही वो होगा, यानी प्लान होगा कि ताल्लुकात सही ना हो। और ये आप सही कहा आपने कि ये जो चमन का जो रास्ता है ये तोरखम के बाद दूसरा बड़ा अहम है, बल्कि इसकी अहमियत मजीद इसलिए बढ़ गई है
कि अब कराची से जो ज़्यादा आता है माल, जो ट्रांजिट रेट की जो रदारी सिस्टम के ज़रिए आता है, और फिर गवादर से जो पाकिस्तान ने अफगान ताजिरों को इजाज़त दी है कि वो गवादर से भी सामान ले भी जा सकते हैं, सामान इंपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी उनके लिए भी, गवादर के लिए भी चमन का रास्ता करीब है, कराची के लिए भी करीब है। तो ये अगर बंद होता ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान तजियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करते हैं इस वक्त दुनिया स्पोर्ट्स में अनवार जो सबसे बड़ा मार्का है, और सेमीफाइनल जस्ट स्टार्टेड हो चुका है और फाइनल के करीब करीब है। 4 टीम्स जो है वो अपनी जगह ऑब्वियसली बना चुकी है। लेट्स सी कि कौन सी टीम अब फाइनल तक पहुंचती है। अच्छा, बड़ा अपसेट कहा जा रहा था मराकश की टीम को कि अपसेट करके आई है, बट आई थिंक उसने जितनी स्ट्रॉन्ग टीम को उसने शिकस्त दी है, मात दी है, तो इसको फिर अपसेट कहना अनवार आई थिंक ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल, और जो अब 4 टीमें हैं, अर्जेंटीना है, क्रोएशिया है, फ्रांस है और मराकश, जिसकी ज्यादा जिस पर बात की जा रही है, और अरब जिसके पीछे है। बिल्कुल, जो मुस्लिम ममालिक की जो खुशी है वो भी काबिले दीद है जब से मोराकश ने रोनाल्डो की पुर्तगाल को हराया। ये स्पेशली बार बार कहा जाता है, रोनाल्डो का नाम जरूर लिया जाता है, जो मनाजर थे वो भी बड़े बिल्कुल, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मोराकश अब वो टीम नहीं रही जो पहले जिस तरह से उनकी टीम खेलती थी। उनके प्लेयर अब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जिस तरह से उनके गोलकीपर हैं, उनकी परफॉर्मेंस है। सामने वाली जो टीम्स हैं वो भी बड़ी तगड़ी हैं। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस अभी भी मोस्ट फेवरेट टीम है। अर्जेंटीना इज अ स्ट्रांग टीम, सो लेट्स सी कि कोई अपसेट हो सकता है इन सेमीफाइनल या नहीं। हमारे तनवीर जो गेस्ट मौजूद हैं, स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, तनवीर भट्ट साहब, साबिक सदर हैं फुटबॉल फेडरेशन। मजीद बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लास्ट टाइम भी जब आप शो पर आए थे हमने फुटबॉल को बहुत डिस्कस किया था, और जो 2 नाम आपने लिए थे वो तो अभी हम देख रहे हैं कि फाइनल में आ ही गए हैं। जो आपकी प्रेडिक्शन थी वो ठीक साबित हुई है। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ मराकश की बात करें तो बार बार यही कहा जाता है कि ये अपसेट हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा अपसेट तो नहीं हो सकते। पुर्तगाल को हरा दिया उन्होंने, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स को उन्होंने पीछे आउट किया है। आपने दोस्त फरमाया, जब लास्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आया तो मैंने यही एक प्रेडिक्शन की थी। मेरी 4 प्रेडिक्शन में से 2 तो 50% तो 2 टीमें, 4 जो मैंने की थी 2 टीमें आ गई। देखिए, मराकश को टीमों ने कुछ अंडर एस्टिमेट भी किया है। इनके 7 खिलाड़ी यूरोपियन लीग में खेलते हैं, वो उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया है वहां से। खसूसी तौर पर मैं क्रेडिट दूंगा उनके गोलकीपर का। याद होगा मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यही कहा था कि गोलकीपर के साथ पर 70-80% टीम खेलती है जी। अगर गोलकीपर ही फजूल सा गोल खा जाए तो वो आगे फॉरवर्ड लाइन क्या कर सकते। वो गोलकीपर ने टीम को अच्छा खेलने पे मजबूर किया, मैं ये कहूँगा। अब जो होने वाला बाजार जो टीमों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो अगर सिंपली आप कह सकते हैं कि जी अर्जेंटाइन और फ्रांस का फाइनल लग रहा है मुझे, तो अपसेट तो ऑलवेज देयर। मराकश को टीमों ने पहले अंडर एस्टिमेट किया, उनको उनकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया गया जी, कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था यूरोपियन टीमों को कि ये मराकश इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से और इतना अच्छे अंदाज से ये डिस्प्ले करेगी। वो जो उसने जंप करके गोल किया है मराकश के खिलाड़ी ने जी, वो रोनाल्डो से भी ऊंचा जंप हुआ है। तो वो एक तरीके, फिर उसकी वीडियो वायरल हुई, अपनी वालदा के साथ जश्न मना रहा है वो जी। तो मुसलमान ममालिक में ये एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि जब से फुटबॉल शुरू हुआ है पहली दफा कोई मुस्लिम कंट्री इस लेवल पे आया। पहला तो सेलिब्रेशन का टाइम था कि कतर में होस्ट होना, वो फर्स्ट सेलिब्रेशन और खुशी की खबर थी मुसलमानों के लिए। और सेकंड आई थिंक मराकश का यहाँ तक पहुँचना, आई थिंक मुस्लिम कंट्रीज जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुश है। अच्छा, अब बेल्जियम और स्पेन को शिकस्त देकर मराकश यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन फ्रांस कोई हल्की टीम नहीं है। ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं मराकश की और गोलकीपर की जो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स शेयर करें, लेकिन फ्रांस को टक्कर देना क्या आसान होगा? फ्रांस को हराना इतना आसान नहीं है। फ्रांस ने जिस तरह खेला है अपनी स्ट्रेंथ के साथ, मेरे हिसाब से इस वक्त जो उनकी फॉरवर्ड लाइन है, खास तौर पर मुआबे क्या उसका नाम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। 22 साल उसकी उम्र है,
इतना स्ट्रांग है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो एक दो जो डिफेंडर है उनको लपेट के ले जाता है। और वो ही अक्सर टीमों पे बारी सुपर फिट है, और उसको इनको स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसको किस तरह ब्लॉक किया जाए। आपने देखा उसने 2 गोल किए जी, वो कहाँ से उसने ऐसे चिप मारा, वो देखा गोलकीपर जरा इस कोने पर है, उसने पिछले कोने पर एक चिप मार के उसको डिप किया बॉल को, पिछले कोने में गिर गया। तो ये एक्सपर्ट ही है। देखे स्टेमिना, स्किल, फिटनेस, ये सारी चीजें एक अच्छे प्लेयर के लिए जरूरी हैं, जो कि उसमें एक मुकम्मल कंप्लीट एक प्लेयर है जिसे कहा जा सकता है। ठीक है। और अगर स्ट्रेटजीज की बात करें, हर गेम की स्ट्रेटजीज होती हैं। हमने ये भी सुना है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं या मेसी हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, कोचेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनको हैंडल करना। ये अपनी मर्जी का गेम ही खेलते हैं। इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, वो जो कोच का प्लान होता है उस पर शायद नहीं चलते। आपने दुरुस्त फरमाया। ये अक्सर बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो उनका कोच से झगड़ा हो जाता है। वो जोसे मौरिन्यो था, उसका अक्सर झगड़ा हो जाता था प्लेयरों से। ये अब सिमिलरली रोनाल्डो को उसने बाहर बिठाया हुआ था, जो कि गलत था। मैं समझता हूं कि उसको शुरू से ही रोनाल्डो को यूटिलाइज करना चाहिए था, उसे चांस देना चाहिए था, उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेनी थी। उस पे इतनी सलाहियत अभी भी है। तो वो कोच ने पता नहीं पर्सनल ग्रज उसको था, क्या था, वो रोया भी बहुत, बाद में रो गया, सीधा अपना अब चला गया अपने ड्रेसिंग रूम में सीधा वापस। तो वो बैठा भी नहीं वहाँ, खड़ा भी नहीं हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि यूरोपियन स्ट्रेटजी जो है ना, आपने देखा है कि यूरोप लॉन्ग बॉल खेलता है, साउथ अमेरिकन शॉर्ट बॉल खेलते हैं। तो जो हमारे अफ्रीकन है वो सब कुछ खेल रहे हैं। आज होने वाला है अब फर्स्ट सेमीफाइनल, सबकी नजरें ऑब्वियसली जमी हुई है, और मेसी के ऊपर भी अब सारी नजरें हैं। जब रोनाल्डो मेसी का भी लास्ट वर्ल्ड कप है, सो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, उनकी टीम भी स्ट्रांग है। तो क्या है, कौन सी टीम फेवरेट है, आप क्या मैंने जैसे जो प्रेडिक्शन की थी पहले भी, अब भी मुझे तो अपेरेंटली यही लग रहा है, टीमों की स्ट्रेंथ देख के आगे मौजूद तो होते रहते हैं कि फ्रांस और अर्जेंटाइन का फाइनल होगा। फ्रांस और अर्जेंटाइन का फाइनल होगा, ठीक है। ये अगर क्रोएशिया और मराकश का फाइनल हो गया तो फिर इसको क्या कहेंगे? ये वर्ल्ड कप का फिर ये बड़ा मौजूदा होगा। ये तो बहुत बड़ा मौजूदा होगा। इनमें क्रोएशिया टीम जो है ना, वो उसकी खेलने का अंदाज बड़ा अजीबोगरीब है। तो सर, इस वर्ल्ड कप के बारे में वैसे भी जो आम तज्जिए सामने आ रहे हैं कि ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें इतने सारे अपसेट सारे विटनेस किए गए हैं। यस, ये वैसे तो हर जिंदगी में लोगों के साथ अपसेट होते ही रहते हैं। तो ये वर्ल्ड कप में आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं। तो अभी भी अपसेट की आप तो रखे, लेकिन मैंने कहा क्रोएशिया का जिस तरह से आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलते हैं और उनकी कोशिश होती है कि पेनल्टीज पर ही फैसला हो, वो उनकी कोशिश होती है टीमों को पेनल्टी तक ले जाए, इतना एग्जॉस्ट कर दें टीमों को कि या फिर एक्स्ट्रा टाइम में। देखो बड़े टीमों में एक्स्ट्रा टाइम में गोल हो रहे हैं जी। एक्स्ट्रा टाइम को आप वो स्टॉपेज टाइम कहते हैं। पहले हम इसको एक्स्ट्रा टाइम कहते थे, उन्होंने कहा नहीं, फीफा ने इसकी चेंज किया, इसको स्टॉपेज टाइम कहते हैं कि स्टॉपेज के जितनी देर फुटबॉल रुका रहा, यानी 45 मिनट एक हाफ पूरा प्लेइंग टाइम होना चाहिए एग्जैक्ट। जितनी देर रुकता है, गेंद बाहर जाता है, स्टॉप वॉच रुक जाती है ऑटोमेटिक। गेंद इंजरी होती है, स्टॉप वॉच वो अपना काम शुरू कर देती है। इस तरह इसको स्टॉपेज टाइम के बाद 4 मिनट होते हैं, बाद 8-8 मिनट भी होते हैं ज्यादा स्टॉपेज। ये पूरे रूल ये है कि 45 मिनट पूरे होने चाहिए, प्ले होना। हाँ जी, तो ये देखें आज का क्रोएशिया की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये दोबारा भी उनके काम आ सकती है। नहीं, बिल्कुल आ सकती है। देखें, हर टीम अपनी स्ट्रेटेजी पे खिलाना चाहती है दूसरी टीम को। वो टीम होती है, वो कहती है हम इनको अपनी स्ट्रेटेजी पे खिलाएं। तो देखिए कौन किसको किस स्ट्रेटेजी पे खिलाता है, ये आगे होता है कि ग्राउंड में आप क्या करने, रोल प्ले क्या है आपका। आपकी नजर में आज की फेवरेट टीम कौन सी होगी? अब आज के आप प्रेडिक्ट करके जा रहे हैं कि फाइनल कौन जीतेगा, सेमीफाइनल कौन जीतेगा और फाइनल कौन जीतेगा? मैं तो समझता हूं कि अर्जेंटाइन, ये हो सकता है ये भी एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए मैच, लेकिन अर्जेंटाइन ही मुझे नजर आ रहा है कि अल्टीमेट जीतेगा। ठीक है। तो अगर
पेनल्टियों में गया तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, फिर ये क्रोएशिया ले जा सकते। लेकिन सर अगर वर्ल्ड कप के फेवरेट टीम की बात की जाए, ऑब्वियसली पुर्तगाल भी था, बहुत सारी और टीम्स भी थी जिनको सेमीफाइनल में, फाइनल में ब्राजील का निकल जाना बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रहा था, जैसे आप अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, इंग्लैंड अच्छा खेल रहा था। जो है ना, इसका निकल जाना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत अच्छा खेल रही थी ये ब्राजील, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से आ रही। आपने देखा वो ज्यादा ही खुद मुदा, वो ऐसे कर रहे थे, बस इनको देखा हुआ, बस अब हम इनको खत्म कर देंगे। ये कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नेवर टू अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी व्हाटसोएवर, जिंदगी में हो या गेम में हो, किसी को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। ये किया है उसने, ब्राजील टीम ने। ब्राजील टीम ने कहा हम तो अब जीते हुए हैं, बस राम राम से इनको खिलाए। उनको अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ ये हो सकता है। लेकिन सर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं और हम प्रोग्राम के आगाज से पहले भी जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऑफ एयर गुफ्तगू भी, जितनी भी टीम्स अभी सेमीफाइनल तक पहुंची हैं, दे आर ऑन मेरिट। ऐसा नहीं हम कह सकते कि लक ने काम किया, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर हिकमत अमली बनाने के बाद मराकश का भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के तहत खेले और कामयाब हुए हैं। ये आपने दुरुस्त फरमाया। असल में जो कोचेज होते हैं ना, जो पूरा कोचेज स्टाफ होता है, ट्रेनर, कोचेज, वो पूरा एक स्टाफ होता है बाहर। कुछ 6-7 लोग होते हैं, कंसल्टेंट होता है, वो एनालाइजर होता है, ये कोच के साथ पूरी टीम होती है। वो देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ओपोनेंट की वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाती है टीम। वो देखती है कि जी हमारा गोलकीपर हमारी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, तो हम क्यों ना पेनल्टियों पे ले जाएं। उसने कहा जी हमारी डिफेंस बहुत अच्छी है, हमारी डिफेंस कमजोर है, तो हमें चाहिए कि कोई एक काउंटर अटैक पे जाके हमको गोल कर दें, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, या कोई वो डी में जाके ड्रिबल करें, फाउल हो, पेनल्टी मिल जाए। ठीक है, ये भी कोच बताता है कि ये भी एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तनवीर साहब, जाते जाते एक कॉमन सवाल आपसे जो हमने पहले भी किया था कि हम फुटबॉल में कब बेहतर हो सकेंगे, हमारी जो फेडरेशन के झगड़े हैं वो कब खत्म होंगे। एक और वर्ल्ड कप खत्म होने लगा है, बहुत बड़ा इवेंट हमने देखा, जिस तरह से जो जोशो जज्बा था लोगों का बहुत ज्यादा था, फुटबॉल को लेकर क्रेज डे बाय डे लोगों का बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम कब तक आगे आएगी? अब ये देखें कि गुज़श्ता 3 साल से यहाँ फुटबॉल बैन है, कोई फुटबॉल ही नहीं हो रहा। अब मैं कोई अपने दोस्तों के साथ मिलके एक ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, आफत सलमान भट्ट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट। वो बड़ा लेजेंड था, बड़ा उसकी डेडिकेशन थी, एक्स सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन था। फुटबॉल को जितना कुछ नज़र आ रहा है ना, इसमें उसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हुए हैं। वो 2 दफ़ा MNA रहे, 1 दफ़ा MPA भी रहे, जमात इस्लामी से उनका तल्लुक था आपस। लेकिन फुटबॉल के लिए वो बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत करना भी चाहते थे। हम उनकी यादों को ताज़ा करते हुए एक हाफिज सलमान भट्ट ऑल पाकिस्तान यानी कि कोशिशें जारी हैं। ताकि हम पहले लोकल राउंड करा रहे हैं कि लाहौर से 60-70 क्लब में जितनी है सब खेलें, उनमें से भी 4 टीमें ऊपर हैं जो फाइनल राउंड खेलें, ठीक है, जिनके सूबे भी आए, डिपार्टमेंट भी आए, तो ताकि लोगों को लोकल राउंड कराने का मतलब ये होता है कि लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो फुटबॉल। इस वक्त थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि फुटबॉल को थोड़ा सा ऊपर लेके जितनी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तनवीर भट्ट साहब, साबिक सदर फुटबॉल फेडरेशन। और सर आपके साथ ऑन एयर एंड ऑफ एयर जो गुफ्तगू थी दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। अनवार, अब प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ते हैं और सियासत का जिक्र लम्हा बलम्हा ना हो, अपडेट ना करें अपने नाज़रीन को, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये एक और मामला है सियासत से जुड़ा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान साहब ऑब्वियसली असेंबलियों से इस्तीफे देने के लिए तो तैयार है, खबरें हैं ही, मगर इससे पहले अनवार वो कानून तब्दील करना चाहते हैं जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या कानून के शिकंजे में आने का डर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक बिल मंजूर करवाया है और इसी बिल के मंजूर होने के तहत 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर कहाँ इस्तेमाल हुआ, अनवार ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता है। बिल्कुल, और ये देख रहे हैं हम कि केपी सरकारी हेलीकॉप्टर किसी ने या तो रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया है, टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया है, जो हम भी ये सुनते रहे कि 50 रुपए लीटर जो इसका खर्चा आता है, तो कोई भी अब पूछगिछ नहीं होगी किसी ने पैसे जेब से दिए हैं या फिर सरकारी खजाने से
एडजस्ट करवाए हैं। अब कोई ये सवाल नहीं कर सकेगा, लेकिन जो बात की जाती है इमरान खान के मयार की, जो दोहरा मयार अभी वो इख्तियार कर रहे हैं, यही जो इस वक्त हुकूमत में लोग मौजूद हैं उन पर वो इसी तरह से तनकीद करते हैं, इन्हीं तमाम मामलात को लेकर तनकीद करते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए सियासत में आते हैं, अपने कारोबार चमकाने के लिए आते हैं। इमरान खान साहब भी शायद उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। और ये बिल सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने पेश किया है और ये तरमीमी बिल सूबाई वज़रा के तनख्वाहों और मराद के बिल का हिस्सा भी लेकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बात नहीं की करेगी और ये बिल मंजूर होने की अनवार वजह भी सामने नहीं आ रही है कि क्या इतना जरूरी था कि ये बिल मंजूर हुआ। उजलत में ये बिल पास करवाया। बहरहाल इस बिल के तहत 1 नवंबर 2008 से लेकर अब तक जो सरकारी हेलीकॉप्टर्स है उसके इस्तेमाल की फिलहाल अब पूछताछ नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली 14 साल के दौरान दस्तावेजात की जो कमी, हेलीकॉप्टर में सफर करने वाले शख्स से भी आप पूछताछ नहीं कर सकते हैं। बिल में मजीद ये भी कहा गया है कि जो हेलीकॉप्टर है उसको किराए पर जाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जाती मकासद के इस्तेमाल के लिए जो कि किया जाता भी माजी में अनवार हमेशा रहा है, तो जाती मकासद के इस्तेमाल के लिए वजीर आला केपी से इजाजत लेनी होगी। बिल के मतन के मुताबिक जो सरकारी हेलीकॉप्टर है अब वजीर आला के अलावा वजीर, मुशीर, मामले खुसूसी या फिर सरकारी एहलकार भी इस्तेमाल कर सकता है। लग रहा है कि सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई उबर है, कोई करीम की सर्विस है कि किसी को रेंट पर चाहिए तो वो हर किसी को दस्तयाब होगी और सस्ते दामों दस्तयाब होगी। हिसाब किताब भी नहीं होगा, इस पर कोई पूछताछ भी नहीं होगी। जो भी हुकूमत आती है वो मेरे ख्याल से अपने लिए बिल मंजूर करवा लेती है, अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जो है ना वो थोड़ा सा उनको जो लगेज है वो जरा कम करवाने की कोशिश करती है उनकी, ताकि अपनी सियासत चमकाई जा सके और केसेस से बचा जाया जा सके। बहरहाल अनवार अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के मैदान से और एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा हमें लगता है जब हम बात करते हैं कि हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट की एक्सेस हर एक तक है, लेकिन दुनिया में अभी भी बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जिनके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है। ये परसेंटेज क्या है और ये रिपोर्ट आपके साथ इस हवाले से शेयर करते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में इंटरनेट की बढ़ती हुई अहमियत और वसी तर इस्तेमाल के बावजूद इस वक्त दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा यानी 2.7 अरब लोग अब भी इंटरनेट तक रसाई से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदात शुमार के मुताबिक इस वक्त आलमी सतह पर 57% खवातीन के मुकाबले में 62% मर्द इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन तमाम ममालिक में जहाँ डेटा दस्तयाब है, ज्यादा तालीम रखने वालों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की शरह भी ज्यादा है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कहना है कि इस डिजिटल गुर्बत का हल तलाश करना इसके एजेंडे में सरे फहरिस्त है। इंटरनेट गवर्नेंस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना फोरम के मौके पर ये बात सामने आई। अफ्रीकी मुल्क एथियोपिया के शहर अदीस अबाबा में जारी फोरम का मकसद दुनिया के तमाम लोगों के लिए खुले, मुफ्त, जामे और महफूज डिजिटल मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना हल फराहम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा कि सही पॉलिसियों के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में खास तौर पर गरीब तरीन ममालिक में पायदार तरक्की को बेमिसाल फरोग दे सकती है। आलमी इदारे के सरबराह ने तवज्जो दिलाई कि मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि मजीद राब्ते हो, डिजिटल तकसीम को कम करने के लिए इंटरनेट के जरिए मजीद पुल तामीर किए जाए, रुकावटें कम की जाए, आम लोगों के लिए ज्यादा खुद मुख्तारी का हुसूल मुमकिन हो, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल और गलत मालूमात में कमी हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंसानी जिंदगियों पर असरात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि जहाँ ये जिंदगी और मुआश को बेहतर बनाने का मौका फराहम करती है, वहीं इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने गलत मालूमात, नफरत अंगेज तकारीर के फैलाव, डेटा की खिलाफ वर्जियों के बाकायदा वाक़यात और साइबर क्राइम में इजाफे की राह भी हमवार की है। अब सवाल ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में बढ़ती हुई डिजिटल तकसीम को रोक पाएगा? क्या आम आदमी तक और दुनिया के गरीब अफराद तक इंटरनेट की रसाई मुमकिन होगी? अगर अक़वाम मुत्तहिदा इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो यकीनन दुनिया में ग्लोबल विलेज का ख्वाब हकीकी मानों में शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो, किसी ना किसी का कोई ना कोई कारनामा अनवार वायरल होता रहता है। अच्छा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी वायरल होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी वायरल होती हैं जिसको लोग नापसंद करते हैं, अनवार तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग शो होस्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें हर तरह का कंटेंट वी हैव टू
शेयर हमारी ऑडियंस के साथ, क्योंकि जहाँ पर पसंद करने वाले लोग हैं वहाँ पर तनकीद करने वाले लोग भी हैं, तो सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। और जो ट्रेंड्स अब हम देख रहे हैं, जिस तरह से नबिया ने भी बताया कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। वहाँ पर जिस तरह से लोग वायरल हो रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ट्रेंडिंग में आ जाते हैं लोग, और रातों रात जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, जिसमें हमने देखा पहले एक लड़की थी जो दनानीर थी, वो बहुत फेमस हुई हैं अपनी वीडियो की वजह से। बिल्कुल। और जिस तरह से उनके फॉलोअर्स मिलियंस में बढ़े, बहुत काम मिला, वो एक प्रॉपर एक्ट्रेस बन चुकी हैं। फिर अख्तर लावा साहब, जिनको खुद हम अपने शो पर मदऊ कर चुके हैं, हम पर बड़ी तनकीद की गई, तो हमने डॉक्टर वलीद को भी बुलाया था जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए थे, लेकिन अवाम इस तरह की वीडियोस नहीं देखना चाहते। क्या वजह है ऐसी? एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें होता है, वो लोग देखते हैं, थोड़े खुश होते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन हम हर तरह की मामलात कवर कर रहे होते हैं। बहरहाल एक और सोशल मीडिया पर किस्सा वायरल हुआ है। अब जनाब, शादी का तोहफा खवातीन क्या चाहती हैं? आप में से बहुत सारी खवातीन सोच रही होंगी कि शोहर की तरफ से कोई डायमंड रिंग मिले, कोई बैंगल्स मिले, कोई हीरे जवाहरात मिले, यू नो। और ये गधे का बच्चा गिफ्ट किया गया है। क्यूट कपल है, आई थिंक शोहर ने गधे का बच्चा अपनी बीवी को अनवार गिफ्ट किया। शायद उसकी ख्वाहिश थी या उसको पेट्स पसंद होंगे, रीजन तो वी डोंट नो, लेकिन ये वायरल अनवार बहरहाल लेकिन नबिया यही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो हरकत तो सकनात की जाती हैं, वो वायरल होने के लिए की जाती हैं, क्योंकि हमने इनसे बात करने की भी कोशिश की है, इन पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। पेट लवर हो, वो चाहती हूँ कि रखें, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये जो फोटोशूट है ये बहुत वायरल हुआ और इस पर तनकीद भी खासी इस कपल को देखना पड़ी कि क्या लॉजिक था, या शादी का फोटोशूट गधे के बच्चे के साथ करवाने का क्या सेंस है या क्या लॉजिक है। तो बहरहाल वायरल तो ये हो चुकी हैं तस्वीरें। आगे हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में, एक है उसका आगाज करते हैं। अभी नबिया, जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो जो स्किन के मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बिल्कुल, खवातीन को भी सामना करना पड़ता है, स्किन क्रैक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फिर हम वाटर इनटेक भी अपना ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं रख रहे होते, तो क्या क्या मसाइल होते हैं, और बहुत सारे प्रोसीजर्स भी अनवार अब तो आ चुके हैं, खवातीन वो भी करवाती हैं। तो खैर आज इन सारे मसाइल के ऊपर उनके हल के हवाले से हम बात करेंगे। निदा खान ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है, खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, आई एम श्योर के बहुत सारे टिप्स भी आपके लिए लेकर आई होंगी। निदा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। निदा से पहले ये पूछ लेते हैं कि जिस तरह से ये अभी हमने एक वीडियो दिखाई है, तस्वीरें दिखाई हैं जो वायरल हुई हैं, तो आपसे भी शादी ब्याह वाले जो तकरीबात होते हैं, कोई ऐसी डिमांड की जाती है मेकअप की या किसी भी चीज की जो वायरल हो जाए? बहुत ज्यादा, एंड आई थिंक जो लोग हैं वो आजकल दे डोंट सी कि क्या उन पे सूट करता है, वो ज्यादा ये देखते हैं कि क्या वायरल है या क्या ज्यादा ऑनलाइन पोस्टिंग हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, ठीक है। तो निदा, अभी जब मौसम चेंज होता है, बेसिक जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, किस तरह से स्किन केयर के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो फॉर अ फ्लॉलेस मेकअप लुक, आई थिंक आपकी स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बहुत सारी टाइम नहीं उसकी टेक केयर करते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए जिसमें क्लेंजर होना चाहिए आपकी स्किन के हिसाब से, कि हर किसी की स्किन डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन ड्राई, ऑयली। कुछ लोगों की विंटर में भी ऑयली होती है, बिकॉज यू नो डिफरेंट स्किन टेक्सचर्स होते हैं। तो क्लेंजर होना चाहिए आपका, एक्सफोलिएट करें आप उसी हिसाब से, एंड देन सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोग बहुत सारे लोग विंटर में स्किप करते हैं। अच्छा निदा, एक बार मैंने विदाउट मेकअप और सनलाइट बड़ी अच्छी आ रही थी, तो आई पोस्टेड अ सेल्फी ऑन इंस्टाग्राम और मैंने लिखा भाई ये जो रिजल्ट है ये मेरी डेली स्किन केयर जी। मुझे इतने मैसेजेस आए, मतलब कि वैसे भी यूजुअली मैसेजेस आते हैं, मगर उस दिन हम अपनी जो है वो डेली स्किन केयर रूटीन बताओ, शेयर करो, कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारी खवातीन इस वक्त आपको देख रही होंगी, उनके लिए एक प्रॉपर आई थिंक किट होनी चाहिए डेली स्किन केयर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे करना है टिल मॉर्निंग टू नाइट? देन अगेन आई विल कम बैक कि आपकी स्किन केयर है वो मैं फॉलो नहीं कर सकती, बिकॉज स्किन टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ड्राई स्किन है, जिस तरह से हमारे यहाँ वेदर है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो हम उसे वाले से बात कर लेते हैं। सो कॉम्बिनेशन में फिर आप अपना जो कोई भी क्लेंजर यूज कर सकती हैं, अगर यू कैन जेल बेस्ड भी हो या दूसरा क्लेंजर से ही करना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप जब अपना फेस वॉश करेंगी तो आप क्लेंजर से करेंगी, उसके बाद टोनर यूज कर सकते हैं उसके ऊपर, कोई सा भी, इट डजंट हैव टू बी अ स्पेसिफिक ब्रांड। आजकल लोग बहुत ब्रांड के पीछे होते हैं कि ये महंगा वाला है तो ये अच्छा होगा। नो, इट्स नॉट दैट, जरूरी नहीं है। तो आप टोनर यूज करेंगी और फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब हम क्योंकि
इन दैट एज ग्रुप हैं, और मैं तो कहती हूँ स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं, दे शुड स्टार्ट एंटी एज अर्ली करना चाहिए, बिकॉज यू नो इट प्रोटेक्ट्स यू, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एजिंग। तो आप कोई भी विटामिन सी ले लें, विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी स्किन को एक्चुअली स्टॉप करता है फ्रॉम एंटी एजिंग, और वो ब्राइटन भी करता है। सो दिस इज, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी गोरा वाली क्रीम। विटामिन सी इज एक्चुअली स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, जो नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट। और फिर उसके बाद आप अपनी सन ब्लॉक यूज किए, विच इज वेरी नाइट क्रीम के क्या क्या फायदे हैं? अगर जो जो आई क्रीम है, हाँ, कुछ लोग यू इन द मॉर्निंग ऑल्सो बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज आपकी जो आई के अंडर एरिया है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर स्किन है, और बहुत सॉफ्ट ऑल्सो, वेरी सॉफ्ट। इसलिए आपके ये क्रोज फीट जो होते हैं, जो लाइंस आ जाती हैं, वो इसलिए आती हैं बिकॉज दे आर नॉट हाइड्रेटेड मच, तो यू नीड दैट हाइड्रेशन। एनी काइंड ऑफ आई क्रीम इज गुड। ज़्यादातर लोग नाइट टाइम पर आई क्रीम यूज़ करते हैं, बिकॉज यू नो इट्स अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, इट हाइड्रेट्स वेल, और बाय द टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हैं, यू नो इफ यू वांट टू अप्लाई एनी मेकअप, इट्स वेरी क्रीसिंग नहीं आती कुछ इस तरह। तो नाइट टाइम के लिए रेटिनॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेटिनॉल आप दिन में नहीं लगा सकते, और आप एक्चुअली सन में नहीं जा सकते रेटिनॉल लगा कर। रात बेहतरीन है, और रात में ही यूज करनी चाहिए, इवन फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ठीक है। और अभी जिस तरह से हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जो आपका काम है, आप सारी सेलिब्रिटीज को डील करते हैं, मॉडल्स को डील करते हैं, उनकी स्पेसिफिकली क्या रूटीन होती है अपने स्किन केयर को लेकर? क्योंकि जो लोग टीवी पर आ रहे हैं उनकी बड़ी एक स्ट्रिक्ट रूटीन होती है, उन्हें उसको फॉलो करना होता है। और जिस तरह से आप भी यूएसए से आए हैं, वहां पर आप सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? पाकिस्तान में हम उस तरह से स्किन का ख्याल नहीं रखते, हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, या इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि हमें कहाँ पर जाना है, किस डॉक्टर से अपनी स्किन के हवाले से बात करनी है? स्किन केयर का अब मैं आपकी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अवेयरनेस नहीं है। अब हमारा वी आर मोर इनटू लाइक प्रोसीजर्स, बस कहीं चले जाएं, कुछ करवा लें एंड दैट्स इट। अब कंसिस्टेंट नहीं है, डे टू डे बेसिस पे आप खुद अपनी टेक केयर नहीं करना चाहते हैं। किसी ने कोई फेशियल बता दिया, वहाँ पहुँच गए, एंड एक्चुअली फेशियल इज अ मिथ। आई वुड से कि बाहर कोई इतने फेशियल्स नहीं होते, बिकॉज पीपल एक्चुअली एवरी डे टेक केयर ऑफ योर स्किन। अगर आप एवरी डे करेंगे, यू डोंट नीड फेशियल। बेसिकली फेशियल तो आपका एक तरह से डर्ट निकालना है। यहाँ पर फेशियल करवाने का मकसद है गोरा दिखना, और बाहर तो वैसे ही वो गोरे हैं, उनको टैन होने जाते हैं। हाँ, which is true, but लेकिन फेशियल इज लाइक जो आपकी स्किन का बिल्डअप है, आप उसको रिमूव करते हैं। अगर आप एवरी डे टेक केयर कर रहे हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं, वेल एक्सफोलिएट आप ट्वाइस थ्राइस अ वीक करते हैं, लेकिन क्लेंजर यूज कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको फेशियल की जरूरत है। आजकल हम एक बहुत सारे फेशियल का चर्चा रहती है, और बहुत फेमस हुआ हाइड्रोफेशियल। हाँ, ये क्या वाकई ही इतना इफेक्टेड है, या फिर आप कहते हैं कि ये ओवररेटेड है? आई थिंक इट्स वेरी ओवररेटेड, बहुत ओवररेटेड है। यस, जब आप जाते हैं, ऑब्वियसली अगर आप अच्छी तरह क्लिंजिंग करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, आपका वैसे ही फेस ब्राइट हो जाएगा। आप फेस वॉश से वॉश करें फेस, तो यू विल सी कि दूध और बेसन लगाने से भी क्या वही ग्लो आता है? बिलीव, यस एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट, एंड आई हैव डन दैट, एंड यू वुड नॉट बिलीव आई हैव डन दैट। इट्स द बेस्ट स्क्रब। दूध और बेसन इज द बेस्ट स्क्रब। लाइक कि सारे फजूल हैं, आई वुड से, बट यानी कि वो फिर पिछले जमाने में सही होता था ना, कि रानियां, महारानियां, शहजादियां होती थी, वो इसलिए मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली एक्ने के लिए सबसे अच्छी मुल्तानी मिले अगर कहीं से। हाँ बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। और जो डे बाय डे हम देख रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कुछ सीरम्स आ रहे हैं, और इस तरह की चीजें आ रही हैं, ये कितने बेनिफिट रखती है हमारी स्किन के लिए? एज लॉन्ग एज यू नो कि कौन सा सीरम किस जगह पे लगाना है, ये नहीं कि हर चीज मुंह पे लगा लो, और ये नहीं कि कोई दूसरा लगा रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, सो देन यू डू स्टार्ट डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग। और जो सबसे बड़े जो इश्यूज हैं, रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, बिल्कुल हाँ, वही डार्क सर्कल्स अगर आपके पास हैं, तो आपकी नींद होनी चाहिए, विच इज वेरी लाइक स्टेपल नंबर वन। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड देन यस, अगर फिर भी लोगों के जेनेटिक्स भी होते हैं, यू नो समटाइम्स दे हैव इट, तो फिर आप उसके लिए यस आई सीरम्स आते हैं व्हिच यू यूज, एंड वो कंप्लीटली नहीं हटा देते। फिर अब तो आई फिलर्स भी हैं, yes, अब तो काफी प्रोसीजर्स भी आ चुके हैं। अच्छा निदा, एक आई थिंक के सवाल सबके जहन में भी आ रहा होगा, अनवार और मेरे भी जहन में, और ख़वातीन ऑब्वियसली मेकअप पसंद करती हैं, मेकअप में रहना पसंद करती हैं, खूबसूरत देखना पसंद करती हैं, तो आजकल तो स्टूडेंट्स भी मेकअप कर रहे होते हैं, कॉलेज रूटीन में जाना, बाजार मार्केट जाना, तो मैं यूजुअली ख़वातीन पूरा फुल मेकअप करके बाहर आई होती हैं, तो मेकअप रिमूव उतना टाइम लगाकर नहीं किया जाता जितना हम टाइम मेकअप करने में लगाते हैं। हम वाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं। Which is very bad. प्रॉपर वे क्या है मेकअप रिमूव करने के लिए? ओके, सो प्रॉपर अब तो मेकअप बाम्स आ गए हैं व्हिच आर वेरी इफेक्टिव, बिकॉज वो ये होते हैं कि यू एक्चुअली वार्म देम अप ऑन योर फिंगर टिप्स, और जब आप अपने फेस पे लगाते हैं वो आपके मेकअप को मेल्ट करते हैं कम्प्लीटली,
ठीक है। फिर आप उसके बाद आप अपना फेस वॉश यूज कर लें, उससे वो आपके पूरा हटा देगा। ठीक है। तो ये मेकअप वाइप्स होती हैं, लोग समझते हैं हमने वाइप कर लिया एंड वी आर गुड टू गो, बट जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप फेस वॉश करेंगे यू विल सी के वो पोर्स के अंदर होते हैं, बिकॉज जब तक से कंप्लीटली यू डोंट फेस वॉश अपने उससे करें क्लेंजर से, इट विल नॉट गो। तो ये बहुत है कि अगर आप बहुत ही लेजी हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैंने इतने स्टेप्स नहीं करने हैं और सारा कुछ, जस्ट यूज अ मेकअप बाम जो कि बहुत अच्छे होते हैं, दैट ऑयल बेस्ड आल्सो, या फिर कोई भी क्लेंजर एग्जैक्टली या बेबी ऑयल यूज कर लें, उसके ऊपर से क्लेंजर यूज कर लें, आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी विंटर में, एंड यू नो इट विल। और दूसरा अभी पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हम देख रहे हैं कि शादियों का सीजन है हर तरफ, तो बीइंग अ ब्यूटिशियन जो दुल्हने हैं रेडी होने जा रही हैं, अब तो दूल्हे भी प्रॉपर सैलून से रेडी होते हैं, तो आप बीइंग अ ब्यूटिशियन क्या मशवरा देंगी, उन्हें क्या मैसेज देंगे? लेस इज मोर, और आई थिंक आपकी फाउंडेशन जिनकी बहुत अच्छी स्किन है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मोर इज लेस। आई नो, यहाँ पे तो मतलब मेकअप इस तरह से होता है कि कोई पेंट किया जा रहा है। दैट्स ट्रू। अब सेमी परमानेंट मेकअप का बहुत रुझान चल रहा है, तो ये स्किन के लिए बेहतर है या स्किन को अच्छा, ज्यादातर लोग अपने लिप्स करवा रहे हैं फॉर सेमी परमानेंट सो दैट दे डोंट हैव टू अप्लाई, बट इसका लॉन्ग टर्म में दे डोंट नो कि आफ्टर few years, you know, because जब आपका वो डल होने शुरू होता है, then it gets darker. फिर you have to get it refill again. और अगर नहीं भी है तो sometimes you don't want to do it anymore. एक होता है ट्रेंडिंग में eyebrows, जो eyelashes हैं, eyebrow tints या eyebrows extension भी हैं, बहुत सारी चीजें भी हैं. So क्या eyelash extensions are the worst. आपकी अपनी eyelashes सारी गिर जाएंगी. अभी for temporary उस पे आपको बहुत अच्छा लगता है because आप refill कराते रहते हैं and you know you feel great about it. But I would never recommend it because अब तो different serums आ गए हैं, lash tease आ गया है, you know you apply तो आपकी अपनी lashes बहुत अच्छी हो जाएंगी. But eyelashes they're really bad, very bad for, because eyelashes गिर जाएं तो वो grow होने में इतना time लेती हैं. तो अगर आप eyelash extension करा रहे हैं उसके ऊपर और फिर वो बहुत ही रूट्स आपकी लूज हो जाती हैं and then you know. अच्छा, हमारे यहाँ ओबेसिस हसन अनवार ने भी कहा कि जो गोरा रंग है वो होने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट टोटकास्ट किए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। अच्छा, जहाँ पर ख़वातीन गोरा होना चाहती हैं डिफरेंट तरह से, जो कि अपनी रंगत तो सबसे देखना खूबसूरत है, आई थिंक कि अपनी कलर में ही खुश रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मर्द हजरात भी हमारे पीछे नहीं, वो भी स्किन पर ग्लो चाहते हैं, स्पेशली वो मर्द हजरात जिनका डेली बाइक पर आना जाना है, धुआं, मट्टी, गर्द वगैरह पड़ती है, तो वो कैसे अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं? लेकिन इशू एक ये भी है कि मुंह हाथ से नहीं मिल रहा, मतलब गर्दन पाँव से नहीं मिल रही, तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए, वो एक गाइड करें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ वो ये ना कि तो आपकी जो बेसन और जो दूध है सिर्फ फेस पर ना लगाएं, वो पाँव और अपने नक्स पर और हाथ पर भी लगा लेना। फिर नहीं, सनस्क्रीन जो है हाथ पे लगानी चाहिए, बिकॉज आपके हाथ की भी स्किन जितनी सेंसिटिव है, नहीं यूज करते लोग यूजुअली, लेकिन या नेक पर नहीं। इवन आप सनस्क्रीन की बात करिए, बट मैं कहती हूँ रेगुलर मॉइस्चराइजर्स एंटी एजिंग भी नेक पे यूज नहीं करते, तो बहुत सी दफा ये होता है कि आपकी नेक एज करना शुरू करती है, बट आपका फेस यू नो इट्स नॉट एजिंग दैट वे, तो नेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो मर्दों वाला सवाल जो वो खूबसूरत होना चाहते हैं, उनके लिए तो खूबसूरत नहीं अमीर होना चाहिए। ये नहीं, अगर अमीर और खूबसूरत हो तो और भी अच्छा है। ठीक है। नहीं, लेकिन मर्दों के लिए भी ये, उनके लिए भी आई थिंक SPF इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग माय वर्ड्स बैक बहुत तबाही हो जा रही है। नेशनल टीवी पे क्या कह दिया? ओके, तो क्लेंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली क्लेंजर आपकी डर्ट टेक्स ऑफ, you need that, चाहे आर्मी हो। और आप क्या समझती हैं कि हर जो स्किन है उस पर हर तरह का मेकअप भी सूट नहीं करता? इसमें भी कुछ? जी बिल्कुल, हमारी जो फाउंडेशन बेस्ड है वो, जैसे अगर ऑयली स्किन है तो हम अपनी जेल या वाटर बेस्ड फाउंडेशन लेंगे, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट है, ड्राई स्किन के लिए यू नो आप अपना ऑयली बेस्ड लेंगे फाउंडेशन, तो वो बहुत मैटर करता है। जो ये स्टिक्स यूज करते हैं, जो टीवी क्रैलॉन स्टिक्स होती हैं, टीवी स्टिक्स, अब वो मैंने देखा है, मुझे उसका पता नहीं था, बाद में जब सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया, बट वो मैंने देखा है कि वो अच्छी तो बहुत लगती है, बट दे इट स्टार्ट्स क्रैकिंग अप, और वो बहुत ड्राई है एंड इट्स वेरी हैवी, और आपको पता है कि वहाँ जो ये स्टेज परफॉर्मेंस होता है जी, बेसिकली स्वेटिंग की वजह से वो यूज करते हैं, क्योंकि बार फिक्स करना पड़ता है, पफ करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, चेहरे पर एक चेहरा बनाया जाता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसलिए वो क्रैक कर जाता है। हाँ, बिल्कुल, तो वो क्रैक कर, और वो हम अपने इधर ब्राइड्स पर मैंने देखा है कि लोग यूज करते हैं कि यूजुअली, और कुछ लोग तो एवरीडे यूज भी करते हैं, इसलिए पहले दिन लड़ाइयाँ भी होती हैं।
थैंक यू सो मच निदा फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और प्रोग्राम में इसी के साथ बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे जहां पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इंग्लैंड ने ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। 22 साल के बाद इंग्लैंड हमसे टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है पाकिस्तानी सरजमीन पर और सिर्फ 26 रन से नबिया हम हारे हैं। इतना छोटा टारगेट था, उसको भी पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो अचीव नहीं कर सके। उससे पिच पर आ रही थी ना, तो बस थोड़ी कोशिश लड़के और कर लेते, थोड़ी कोशिश लड़के और कर लेते। और बार-बार कोशिश जो है अनवार, ये कलेक्टिव कोशिश होनी चाहिए। हमेशा इंडिविजुअल कोशिश, जो ब्लेम है वो सारा हमारे प्लेयर्स पर जाता है। दो की स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा गेम करना चाहिए, लेकिन चीफ सिलेक्टर, कोचेस, ये एक इट्स टीम वर्क और सारा ब्लेम जो है वो ऑब्वियसली सही फैसले ऊपर से होंगे तो परफॉर्म प्लेग्राउंड में होगा, ऑब्वियसली खेल के मैदान में होगा। और बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान का सीरीज हारना यकीनी तौर पर। और बार-बार जो डिस्कस किया जाता है पिच को लेकर, बहुत बात, उसी पिच पर इंग्लैंड की टीम भी तो खेल रही है, वो भी तो उसी पिच पर ही परफॉर्म कर रहे हैं, उसी पिच पर वो इतना एग्रेसिव खेल रहे हैं और बोल्ड डिसीजन भी ले रहे हैं। इंग्लैंड की टीम की स्ट्रेटजी, उनकी रिसर्च, हर खिलाड़ी को पढ़ना, उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक ये बड़ी शानदार उन्होंने हिकमत अमली बनाई इस सीरीज में हमने देखा। और वहीं पर पाकिस्तानी टीम की कोई हमें हिकमत अमली स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, बल्कि गलत फैसले दिखाई दिए कैप्टन की जानिब से, खिलाड़ी उस तरह से नहीं चल पाए। फिटनेस के मसाइल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमें इस वक्त शिकार दिखाई दे रही है। हमारे जो पेस अटैकर हैं वो हमारे साथ नहीं इस वक्त टीम में मौजूद। स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाहिद गफ्फार ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। आप क्या देख रहे हैं, कहां पाकिस्तानी टीम गलती कर रही है? पहला टेस्ट मैच हुआ, वो भी जीता हुआ टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड को दे दिया, तो मैं पर्सनली हम तो ये समझ रहे हैं कि इंग्लैंड नहीं जीत रहा, हम हार रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंग्लैंड नहीं जीत रहा, बल्कि हम उन्हें खुद जीत प्लेट पर सजा कर दे रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे जो हैं बाबर आजम, उनकी दिफाई अमली जो है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक सही सूरतमंद साबित नहीं हो रही है। क्योंकि हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वहाँ से खामियां हो रही हैं। हालांकि जो बॉलर्स थे हमारे, उन्होंने परफॉर्म किया। अबरार अहमद अगर विकेट नहीं लेते, अगर जायद महमूद विकेट नहीं लेते, अगर नवाज विकेट नहीं लेते, तो किस तरह इस तरह की सिचुएशन आती। हमारे फास्ट बॉलर हमारे साथ नहीं है। पूरे साल हम शाहीन शाह अफरीदी पर रिलाई करते रहे, T20 क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो। हारिस रऊफ है, नसीम शाह, जिस टीम के 3 मैन स्ट्रीम बॉलर अगर टीम के साथ नहीं होंगे, मैच में नहीं होंगे, तो आप किस तरह एक बॉलिंग जो हमारी बॉलर से अच्छी एक खेल की तवक्का कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब पहला टेस्ट हम लोग हार गए पिंडी में पाकिस्तान की टीम, तो हमारे जो कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, वो फौरन मुल्तान गए। तो जाहिद, आप ये देखें, जो पीसीबी की जानिब से टैलेंट हंट किए जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में क्रिकेट पर ही पैसा लगाया जाता है। 25 करोड़ की आवाम में से 11 हम फिट बंदे नहीं निकाल पा रहे हैं जो हमें मैचेस जितवाएं, हमें वर्ल्ड कप जितवाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि एक बॉलर, एक क्रिकेटर जो है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो सिर्फ 4 ओवर या 5 ओवर तक ही अपनी तवज्जो को मरकूज रखता है। वो 4 बॉलर करा के कहता है कि भाई मैं बॉलर बन गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस में मीर हमजा की बात हो रही है। मीर हमजा इस वक्त जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो नए बॉलर स्विंग करते हैं और पुराने बॉल से भी रिवर्स स्विंग करते हैं। उनकी टीम में बार बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चेयरमैन साहब हो या चीफ सिलेक्टर हो, उनसे बारह कहा जाता है कि मीर हमजा की ऐसी क्या खामी है, क्या ऐसा उससे कसूर हो गया है कि आप उसको सिलेक्ट नहीं करते। तो कहते हैं कि अभी उनका नहीं आया, हालांकि उन्होंने 4 साल पहले टेस्ट डेब्यू किया था, उसके बाद से वो मैन स्ट्रीम से आउट हो गए। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर कोई नहीं है। हमारे पास स्पिनर जरूर है, कोई जाहिर कोई एक मसला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मसलों में ही घिरी हुई है। अच्छा, इन सारे मसलों में जो एक बड़ा मसला मुसलसल हाईलाइट किया जा रहा है, वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ अभी तक बाबर आजम मुसलसल तनकीद में है, दो के रमीज राजा की जानिब से एक कोल्ड शोल्डर है उनके पास, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, होना भी चाहिए बोर्ड की जानिब से। मगर हम क्या स्ट्रैटेजीज का फर्क देखते हैं, जो हम बेन स्टोक की स्ट्रैटेजी देखते हैं, फिर बाबर आजम की कप्तानी देखते हैं, क्या वाज़ेह फर्क हमें दिखाई देता है?
देखिए, इन सब चीज़ों से हटकर एक बात सामने आई थी जब शोएब मलिक साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि एक टीम के अंदर दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हो रही है। तो बिल्कुल वो सही है, क्योंकि हमने देखा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जो टीम गई उसके अंदर 4-5 प्लेयर ऐसे थे जिनको बिठा के रखा गया, वो इस काबिल नहीं थे कि उनको टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिलती। तो बात यह है कि चेयरमैन साहब भी कहते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची के अंदर, उन्होंने कहा बाबर आजम के अलावा में कोई दुनिया है ही नहीं क्रिकेट की पाकिस्तान। बाबर आजम के अलावा में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कप्तानी। तो ये चेयरमैन के अल्फाज हैं, ये सिलेक्टर के अल्फाज हैं कि बाबर आजम को उन्होंने नाउजुबिल्लाह पता नहीं क्या बना दिया, उसके बगैर कुछ तस्वर ही नहीं करते। लेकिन जाहिर यहाँ पर ये बात तो मेरे ख्याल से माननी पड़ेगी कि बाबर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन जो कप्तानी है वो उनके खेल पर असरअंदाज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, कोचिंग आपको कितनी जिम्मेदार लगती है पाकिस्तान की नाकामी के पीछे? क्योंकि अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं, आपने भी वर्ल्ड कप T20 अभी कवर किया, सारे मैचेस पर हम आपसे लम्हा व लम्हा अपडेट्स भी लेते रहे, तो इंग्लैंड की कप्तानी, कोचिंग और जो दीगर टीम्स हैं हमें काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपको लगता है कि हमारी पाकिस्तान के कोच भी हैं? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि कोचेस शफल हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आपने वहाँ मैथ्यू हेडन थे, वो मेंटोर थे, सारे फैसले तकरीबन वो ही कर रहे थे, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैथ्यू हेडन को हमने इसलिए रखा है कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस को भी जानते हैं, जिसका हमें फायदा होगा। पिच रीड करके हमें बताएंगे कि बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, किस तरह की नेट के ऊपर गाड़ी किस करानी है। तो अब मैथ्यू हेडन यहाँ पर नहीं है, अब मोहम्मद यूसुफ हेड कोच हैं, सगलेन मुश्ताक हैं, और इसी तरह जो बॉलर्स के बॉलिंग कोच थे वहाँ पे मैथ्यू हेडन थे, वो शॉन टेट थे। तो शॉन टेट यहाँ, लेकिन बात ये है कि वो हमारे कोचेस भी शफल हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स भी शफल हो रहे हैं। असल में बात ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जो हमारे क्रिकेटर हैं उन्होंने सिर्फ T20 क्रिकेट तक महदूद कर लिया है, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उनको उनका हक नहीं दिया जाता। ओवरनाइट जो परफॉर्म करते हैं उनको जगह मिल जाती है, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको जगह नहीं मिलती, जिसका खमियाजा हमें इस तरह हर सूरत में मुकद्दर। ठीक हो गया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाहिद गफ्फार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि पाकिस्तानी टीम में काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर प्लेयर्स की बात की जाए, प्लेयर्स की तरफ से भी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दी जा रही, कोचेस पर भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है जितना प्लेयर्स को हम मुर्द-ए-इल्जाम ठहराते हैं। अच्छी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है, अच्छे फैसले करने की जरूरत है अगर हम पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। अनवर, प्रोग्राम का टाइम हमारा गलबन खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। कराची टेस्ट के लिए पाकिस्तान को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे, गुड लक कहेंगे कि वो ये टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप ना हो, फाइट जरूर करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।